Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English book. Unit number 3, Try Again. We were on grammar part given on page number 31. आपने पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल अच्छी तरह से याद कर लिया है। ये टेबल आपको ग्रामर के पार्ट ए और बी को हल करने में मदद करेगा। पार्ट ए देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। करेक्ट प्रोनाउंस की मदद से ब्लैंक्स को फिल करें। पर्सनल प्रोनाउंस में आपने देखा कि हमारे पास 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन जब बात करने वाला अपने ही बारे में बात करता है, यानी कि मैं या हम। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही होती है, यानी कि यू। थर्ड पर्सन यानी वो ना तो फर्स्ट पर्सन होता है, यानी ना बात करने वाला होता है, ना वो जिससे बात की जा रही होती है, बल्कि वो इसके अलग तीसरा शख्स होता है। और वो कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, या ज़्यादा लोग हो सकते हैं, या फिर कोई छोटा जानवर या बेजान चीज़ भी हो सकती है। और उनके लिए हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं ही, शी, दे या इट। फिर हमने ये भी सीखा कि इन पर्सनल प्रोनाउंस के 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हम या सब्जेक्ट प्रोनाउंस उस वक्त यूज़ करते हैं जब जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं वो हमारे वर्ब का डूअर है, यानी कि वो कोई काम सरअंजाम दे रहा है, वो सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। अगर हमने उसकी पोजेशन को शो करना है तो फिर हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में काम कर रहा है तो फिर हम ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, देयर इज़ नो नीड टू शाउट। चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं। डैश कैन हियर यू, मैं सुन सकता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने आई लिखा हुआ है, क्योंकि बात करने वाला अपने बारे में बता रहा है कि मैं आपको सुन सकता हूँ। 2 लोग मौजूद हैं, एक सुनने वाला और एक बात करने वाला। तो जहाँ पे आई लिखा हुआ है ये बात करने वाला खुद है, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर। मैं और आप खूब काम करते हैं इकट्ठे होकर। डैश आ रहा, गुड टीम, एक अच्छी टीम है। अब देखें जब यू एंड आई मिल जाएगा, यानी आप और मैं मिल जाएंगे, तो इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो है वी। यहाँ पे हम वी लिखेंगे W कैपिटल के साथ, क्योंकि यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और अब ये मुकम्मल होगा। यू एंड आई वर्क, मैं और आप काम करते हैं। वेल खूब, टुगेदर इकट्ठे, मैं और आप मिलकर खूब काम करते हैं। वी आर अ गुड टीम, हम एक अच्छी टीम है। दोबारा रिपीट करती हूँ, यू एंड आई जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके लिए जो हम एक प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो वी होगा। सेकेंड सेंटेंस देखिए, वी हैव गोट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, थोड़ा सा मसला हमारे साथ हो गया है। कुड डैश हेल्प डैश प्लीज़। अब देखिए अगर मसला हमें हो गया है तो हम किससे मदद तलब करें इस वक्त? जो हमारे सामने मौजूद है, और जो हमारे सामने मौजूद है जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है। और यहाँ पे चूँकि वो डूअर है यानी कि सब्जेक्ट है, तो हम यू की सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, कुड यू हेल्प। और हेल्प किसकी करनी है? मदद कौन मांग रहा है? हम अपने लिए मदद मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अस, क्योंकि यहाँ पे अस जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब ये बन जाएगा कुड यू हेल्प अस प्लीज़। बराए मेहरबानी क्या आप हमारी मदद करेंगे? मदद करने वाला है यू जो सेकंड पर्सन है, और इस वक्त वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मदद किसकी की जाएगी? हमारी। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस वजह से हमने अस लिखा है, और नहीं लिखना है। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, दिस इज़ अ गुड फ़ोटो, ये एक अच्छी फ़ोटो है। इज़न्ट डैश नहीं है, तो अब जिक्र किसका हो रहा है? फ़ोटो का। फ़ोटो ना तो कोई लड़का है, ना कोई लड़की है, ना बात करने वाला है, ना बात सुनने वाला है, ये थर्ड पर्सन है और एक बेजान चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इट। अब उसके बाद देखिए, इस समीना इन डैश, क्या समीना है में, किस में? इस तस्वीर में। तो अब तस्वीर की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अगेन इट इस्तेमाल करेंगे।
बी कहता है येस डैट इज़ डैश, यानी कि ये ए ने क्वेश्चन किया था कि दिस इज़ अ गुड फ़ोटो इज़न्ट इट, इज़ समीना इन इट, तो बी आंसर दे रहा है येस जी हाँ डैट इज़ डैश। अब यहाँ पे याद रखिए कि जब भी हमारा बी केस आ जाता है, बी केस यानी कि इज़, एम, आर, वाज या वर जब वर्ब के तौर पर यूज़ हो जाते हैं तो इनके बाद प्रोनाउन का सब्जेक्ट प्रोनाउन ही लिखा जाता है, यानी सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाता है। रूल है कि अगर बी केस आ जाए यानी कि इज़, एम, आर या वाज वर जैसे वर्ब्स में से कुछ आ जाए तो उसके फ़ौरन बाद आप सब्जेक्ट प्रोनाउंस लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे शी, क्योंकि बात हो रही है समीना के बारे में, और जब वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगी तो लिखा जाएगा शी। आई डिड इट दिस मॉर्निंग, मैंने इस सुबह ये की। नंबर 6 सेंटेंस देखिए, आ कहता है इज़ दिस अहमद्स बैग, क्या ये अहमद का बस्ता है? बी आंसर करता है नो, डैश डिड नॉट ब्रिंग वन, वो नहीं लाया एक बस्ता। अब यहाँ पे बात हो रही है अहमद की, और अहमद हमारे सेंटेंस का यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे ही। नो ही डिड नॉट ब्रिंग वन, नहीं वो नहीं लाया एक बस्ता। इट कैन नॉट बिलोंग टू डैश, ये नहीं हो सकता या ये ताल्लुक़ नहीं रख सकता किससे? अहमद से। अहमद से ताल्लुक़ नहीं रख सकता यानी अहमद का नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अहमद एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे हिम। नंबर 7 देखिए, ए कहता है आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, मैं अपने जूते तलाश कर रहा हूँ। हैव डैश सीन डैश, अब यहाँ पे देखें वो किससे पूछेगा कि देखा है, ज़ाहिरी सी बात है वो उससे पूछेगा जो भी उसके सामने है जिससे वो बात कर रहा है, यानी सेकंड पर्सन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, यू लिखेंगे। और नेक्स्ट देखें सीन डैश, किसे देखा है? जूतों को। अब जूते चूँकि यहाँ पे प्लूरल हैं तो हम दे के लिहाज से इस्तेमाल करेंगे, और दे के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हम लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे जो कि देम है, क्या आपने उन्हें देखा है? और ये कंप्लीट होगा हैव यू सीन देम, क्या आपने उन्हें देखा है? बी आंसर करता है येस डैश आर हियर, जी हाँ यहाँ हैं। कौन यहाँ हैं? जूते, और यहाँ पे जूते सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, लिहाजा हम लिखेंगे दे, क्योंकि जूतों की तादाद एक से ज़्यादा है। अब बी पार्ट देखिए, सिलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन, एक पर्सनल प्रोनाउन सिलेक्ट कीजिए डैट अग्रीज विद द सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट से अग्री करता है, ऑफ ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के। ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है। आप पर्सनल प्रोनाउन का टेबल भी याद कर चुके हैं, और उसके साथ साथ ये एक्टिविटी जो मैंने आपसे करवाई है, अगर आप इसको दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कहाँ आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है, कहाँ पे आपने पोजेसिव प्रोनाउन लगाना है, और कहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है। बी एक्टिविटी आपने खुद करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। आप लोग पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब नाउन या प्रोनाउन जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी जो एडजेक्टिव हम बयान कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन हम किसी से भी नहीं करते हैं। जैसे हम सिंपली कह देते हैं अहमद इज़ अ क्लेवर बॉय, अहमद एक चालाक लड़का है, तो हम यहाँ पर अहमद का मवाजना चालाकी के लिहाज से किसी और से नहीं कर रहे हैं, या अहमद एक होशियार लड़का है, कोई कंपैरिजन इसके अंदर नहीं है, तो उस वक्त हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं 2 चीज़ों के दरमियान, यानी हम कहते हैं अहमद इज़ क्लेवरर देन अली, अहमद अली से ज़्यादा होशियार है, या अहमद अली से ज़्यादा चालाक है। तो अब अगर आप गौर करें तो अहमद की चालाकी का मवाजना किया जा रहा है अली की चालाकी के साथ। तो जब 2 चीज़ों के दरमियान या 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या 2 इंसानों के दरमियान आप एडजेक्टिव का कंपेयर करेंगे तो आप कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे।
सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल आपने तब करना है जब आप उस एडजेक्टिव के लिहाज से उस नाउन का या प्रोनाउन का जो मवाजना है वो उस किस्म की तमाम चीज़ों के साथ कर रहे हैं। जैसे अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन दी क्लास, अली क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है, यानी इसका मतलब है अब अली का जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो उस क्लास में मौजूद किसी एक लड़के के साथ नहीं बल्कि क्लास के तमाम लड़कों के साथ है। आप लोगों ने याद रखना है जो फर्स्ट डिग्री होती है उसका नाम है पॉजिटिव डिग्री, जो सेकंड डिग्री है उसका नाम है कंपैरेटिव डिग्री और जो थर्ड डिग्री है उसका नाम है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा होता। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कंपैरिजन दो चीज़ों या दो ग्रोहों के दरमियान होता है, और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम एक चीज़ का कंपैरिजन उस किस्म की तमाम चीज़ों के साथ कर रहे होते हैं। पार्ट सी देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सप्लाइंग द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की करेक्ट डिग्रीज सप्लाई करके आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नंबर 1 सेंटेंस देखिए, माई फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर। ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड आई वुड से दिस वाज द डैश, यानी कि आपने गुड की कोई डिग्री लगानी है, समर एवर। अब यहाँ पे देखें, एक हमें जो इशारा मिल रहा है वो है दा का इस्तेमाल, और आर्टिकल के इस्तेमाल में आप लोग पढ़ चुके हैं कि दा का इस्तेमाल हम लोग थर्ड डिग्री से पहले करते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की जब हम लगाते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल दा लिखते हैं। और वैसे यहाँ पे भी अगर आप जुमले का मफहूम समझें तो आपको पता चलेगा कि वो बताना चाह रहा है कि जो भी मौसम गर्मा वो रखता था, ये वाला मौसम गर्मा उन सब में से सबसे ज़्यादा अच्छा था। तो फिर हम गुड की थर्ड डिग्री जो यूज़ करेंगे वो है बेस्ट। दिस वॉज द बेस्ट समर एवर, तो लिखिए बेस्ट। नंबर 2 देखिए, इन मरी वी इंजॉयड द हॉर्स राइड। आई रोड अ हॉर्स दैट रैन फास्ट एंड फास्ट ऑन द हिल्स। अब आपने फास्ट की करेक्ट डिग्री जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो अगर अब यहाँ पे गौर करें तो आप देखेंगे, आई रोड अ हॉर्स, मैंने एक घोड़े पर सवारी की, डैट रैन डैश एंड डैश ऑन हिल्स, जो पहाड़ियों पर ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा तेज़ दौड़ा। तो यहाँ पे फिर हम फास्ट की जगह लिखेंगे फास्टर एंड फास्टर, ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा तेज़, यानी निस्बतन ज़्यादा तेज़। अब देखिए सेंटेंस नंबर 3, वी आल्सो क्लाइम्ड अ ट्री एंड व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच आई वॉज डैश टायर्ड देन माई सिस्टर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो देन हमें ये बताता है कि कंपैरिजन दो चीज़ों के दरमियान है। THAN वाला देन हमें बताता है कि कंपैरिजन दो चीज़ों के दरमियान है, और जब कंपैरिजन दो चीज़ों के दरमियान हो तो हम सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे मोर टायर्ड। यहाँ पे आप लिखेंगे मोर टायर्ड। सेंटेंस नंबर 4 देखें, आई बोट अ जैकेट, मैंने एक जैकेट ख़रीदी विच वॉज क्वाइट डैश, और डैश में आपने एक्सपेंसिव की डिग्री लिखनी है, एंड माई सिस्टर चूज़ अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच चीप टू बाय। तो यहाँ पे हमने जो करेक्ट डिग्री लगानी है वो एक्सपेंसिव और चीप की है। तो एक्सपेंसिव का अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं किया गया, तो हम एक्सपेंसिव को एक्सपेंसिव ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे कि ज़्यादा सस्ती पाई, तो इसलिए हम चीप की सेकेंड डिग्री चीपर लिखेंगे, एक्सपेंसिव और चीपर। एक्सपेंसिव के लिए कोई कंपैरिजन नहीं था, जबकि चीपर लिखने का मतलब ये है कि उसको निस्बतन ये सस्ती लगी। सेंटेंस नंबर 5 देखें, आफ्टर आवर ट्रिप, हमारे ट्रिप के बाद, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई एम द डैश, यानी कि लकी की आपने डिग्री यूज़ करनी है, बॉय ऑन अर्थ। तो अब यहाँ पे भी देखें तो द आर्टिकल हमें बता रहा है, यहाँ पे इस चीज़ के लिए हिंट मौजूद है कि थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपने यूज़ करनी है, तो लकी की बजाय लिखा जाएगा लकीएस्ट, तो ब्लैंक में लिखिए लकीएस्ट। पेज नंबर 34 पे देखिए, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि एडजेक्टिव्स की तरतीब। आपको पता है कि एडजेक्टिव चीज़ की वैल्यू या उसके बारे में हमारी ओपिनियन को भी जाहिर कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स किसी चीज़ के साइज़ को भी बयान करते हैं। एडजेक्टिव किसी चीज़ की एज या टेम्परेचर के बारे में भी बताते हैं।
ये किसी चीज़ की शेप के बारे में, कलर के बारे में, ओरिजिन के बारे में और मटेरियल के बारे में भी बताते हैं। आपने इसकी तरतीब का ये टेबल अच्छी तरह से याद कर लेना है। यानी नंबर 1 पे हम उस चीज़ की वैल्यू या ओपिनियन लिखते हैं। अगर आपके पास एक वक्त में एक से ज़ायद एडजेक्टिव्स आ जाएं तो इस टेबल की मदद से आपने उसको अरेंज करना है। नंबर 1 पे हम लिखते हैं उस चीज़ के बारे में हमारी ओपिनियन या उसकी वैल्यू। नंबर 2 पे लिखा जाता है साइज़। नंबर 3 पे लिखी जाती है उसकी एज या टेम्परेचर। नंबर 4 पे लिखा जाता है शेप। नंबर 5 पे लिखा जाता है कलर। नंबर 6 पे ओरिजिन और नंबर 7 पे मटेरियल। अब यहाँ पे देखें, जैसे हमारे पास डी पार्ट है, अरेंज द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर को फॉलो करके आपने एडजेक्टिव्स को अरेंज करना है। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, वी सॉ, हमारे पास एडजेक्टिव्स दिए गए हैं ग्रे, ह्यूज, आ, लेकिन ये एडजेक्टिव्स जो हैं वो अरेंज नहीं किए गए, इनको अरेंज हमने खुद करना है। वेल इन द सी, अब यहाँ पे देखें कि जो ग्रे है वो है कलर, लिहाजा हम इसको लिखेंगे कलर वाले बॉक्स में। ह्यूज जो है वो साइज़ है तो हम इसको लिखेंगे साइज़ वाले बॉक्स में। और आ जो है वो वैल्यू है उस चीज़ की, तो हम वैल्यू वाले कॉलम में लिखेंगे। देखें, ग्रे मैंने लिखा है कलर वाले बॉक्स में, ह्यूज लिखा है साइज़ वाले बॉक्स में, आ लिखा है वैल्यू वाले बॉक्स में। अब ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो चुका है, आ, ह्यूज, ग्रे। तो हमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट इस बॉक्स को, इस टेबल को जो है इसी तरतीब के साथ लिखेंगे। और जो जो एडजेक्टिव जिस चीज़ से मुतल्लिक है, यानी साइज़ से मुतल्लिक है तो साइज़ वाले कॉलम में, एज या टेम्परेचर से है तो उस वाले कॉलम में, शेप से मुतल्लिक है तो उस वाले कॉलम में, कलर से मुतल्लिक है तो उस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो आपके एडजेक्टिव्स जो हैं वो खुद ब खुद अरेंज हो जाएंगे। हमें जो अरेंजमेंट मिली है वो है आ ह्यूज ग्रे। अपनी बुक पे लिखिए आ ह्यूज ग्रे। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, बाबर यूजेस द ब्लू मीडियम रबर। अब भी हमारे पास 3 एडजेक्टिव्स हैं, ब्लू कलर को, मीडियम साइज़ को, रबर मटेरियल को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम इनको इनके मुतल्लिका कॉलम्स में लिखेंगे। ब्लू को लिखेंगे हम कलर में, ब्लू लिखा है मैंने कलर वाले कॉलम में। नेक्स्ट एडजेक्टिव है मीडियम और ये मैं लिखूँगी साइज़ वाले कॉलम में। अब थर्ड हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो है रबर और ये मटेरियल है, ये लिखा जाएगा मटेरियल वाले कॉलम में। अब ये देखें हमारे पास अरेंजमेंट आ गई, मीडियम, ब्लू, रबर, और आपको रट्टा भी नहीं लगाना पड़ा। इसी तरह से आपने जो बाकी 3 सेंटेंसेस रह गए हैं उनके एडजेक्टिव्स को भी इसी तरह से इस टेबल में लिख कर अरेंजमेंट हासिल करनी है और फिर ब्लैंक्स को फिल करना है। बॉक्स में देखिए हमारे पास नया टॉपिक है एडजेक्टिव फ्रेज़। फ्रेज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि हमें कुछ हद तक तो सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, और इस ग्रुप में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज शामिल होते हैं। और जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज़ की, तो एडजेक्टिव फ्रेज़ ऐसा वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। और यहाँ पे लफ्ज़ हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 या 2 से ज़ायद होते हैं। देखिए डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव फ्रेज़ अल्फाज का एक ग्रुप होता है जो कि एडजेक्टिव के तौर पर या एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एग्जाम्पल में देखें, द ब्लैक अम्ब्रेला इज़ माइन। यहाँ पे ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज़ नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज़ होने के लिए शर्त ये है कि अल्फाज की तादाद जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्लैक जो है जस्ट एडजेक्टिव है क्योंकि ये सिर्फ हमारे नाउन अम्ब्रेला के मानों में इजाफा कर रहा है और एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। छतरी जिसका हैंडल टूटा हुआ है मेरी है। अब यहाँ पे देखें, विद अ ब्रोकन हैंडल जो है ये हमारा अम्ब्रेला ही को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन अब अल्फाज की तादाद जो है वो 2 या बल्कि 2 से भी ज़ायद हो गई है। जब भी अल्फाज की तादाद 2 या 2 से ज़ायद हो जाए और वो फ्रेज़ किसी नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो तो हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। तो विद अ ब्रोकन हैंडल जो है वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज़ है। ई पार्ट देखिए, पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज़ इन ईच सेंटेंस। हर जुमले में एडजेक्टिव फ्रेज़ को पिक आउट करना है।
अब एडजेक्टिव फ्रेज़ के लिए बहुत एक आसान उर्दू में हिंट है कि आप उसके लिए लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं कौन सा। जैसे ये देखें, सेंटेंस नंबर 1 है, ही बोर अ बैनर, उसने एक बैनर उठाया हुआ था, विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, एक अजीब आले के साथ। तो हम खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं कौन सा बैनर, कौन सा बैनर, तो उसका आंसर है विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, एक अजीब आले के साथ। तो इसका मतलब है विद अ स्ट्रेंज डिवाइस हमारे बैनर को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बैनर कौन सा है जिसके साथ एक अजीब सा आला है। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव फ्रेज़ है विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, चाहे तो सर्कल भी कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज़ ऑन लीव, इस स्कूल का प्रिंसिपल छुट्टी पर है। तो क्वेश्चन उठता है कौन सा प्रिंसिपल, तो इसका आंसर है कौन सा प्रिंसिपल का आंसर क्या है, ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का। तो इसका मतलब है ऑफ दिस स्कूल यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज़ है। नंबर 3 पे देखिए, द डिसीजन ऑफ द जजेस इज़ फाइनल, जजेस का डिसीजन यानी फ़ैसला फाइनल है। तो यहाँ पे देखना है कौन सा फ़ैसला, ऑफ द जजेस, जजेस का। तो कौन सा का आंसर दे रहा है, ऑफ द जजेस। तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज़ है। याद रखिएगा, एडजेक्टिव फ्रेज़ हमारे किसी नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं। ये उनकी एज को बता सकते हैं, उनके साइज़ को, उनकी शेप को, उनके कलर को, मटेरियल को, वैल्यू को, ओपिनियन को, हमारी उस चीज़ के बारे में। ये जो भी लफ्ज़ या अल्फाज किसी नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं वो उन्हें हम उनके एडजेक्टिव्स कहते हैं। और अगर अल्फाज की तादाद 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम एडजेक्टिव फ्रेज़ कहते हैं। नंबर 4 पे देखें, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई थी। कौन सी चोटियाँ, पहाड़ों की। इसका मतलब है ऑफ द माउंटेन्स यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज़ है। कौन सी चोटियाँ, पहाड़ों की। तो ऑफ द माउंटेन्स हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज़ है। नंबर 5 पे देखें, द रनर इन द रियर, भागने वाला पीछे, डिड नॉट क्वालिफाई नहीं किया। तो कौन से रनर ने क्वालिफाई नहीं किया, इन द रियर, जो पीछे था। तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज़ है। अब हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इसकी एफ एक्टिविटी देखें, पुट इन विल और बी गोइंग टू इन दीज सेंटेंसेस। विल और बी गोइंग टू का इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको इसके कुछ रूल्स बताऊंगी, आप उनको याद करें ताकि आपको ब्लैंक्स को फिल करने में आसानी हो। बी गोइंग टू दरअसल जो है वो बी की जगह हम इज़, एम या आर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। ये हम तब लगाते हैं कि जब हमने कोई डिसीजन बोलने से पहले ही कर लिया है। जैसे मैं आपको लास्ट लेसन में बता चुकी थी कि टुमारो का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन टेंस मैंने वहाँ पे यूज़ किया था आई एम गोइंग हॉलीडे, कुछ ऐसा जुमला था। और मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि अभी ये काम हुआ नहीं, होना फ्यूचर में है, लेकिन चूँकि हम प्री प्लान कर चुके हैं लिहाजा हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को भी फ्यूचर के मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम केस यहाँ पे ये है कि अगर हमने प्री प्लान कुछ कर लिया है करने का, तो वहाँ पे हम विल नहीं बल्कि इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू या आर गोइंग टू लगाते हैं। ऐसा डिसीजन जो हम बोलने से पहले ले चुके हैं, यानी हमने कोई काम अभी फ्यूचर में करना है लेकिन प्लान हम पहले कर चुके हुए हैं, तो फिर हम इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू या आर गोइंग टू लिखते हैं। लेकिन अगर हमने कोई डिसीजन उसी वक्त लिया है जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त फिर हम विल का इस्तेमाल करते हैं, इज़, एम या आर गोइंग टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मज़ीद ये है कि विल का इस्तेमाल हमारे डिटर्मिनेशन को भी शो करता है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हम पुख्ता इरादा कर लें तो ये उस चीज़ को भी शो करता है। और अगर हम किसी से कुछ प्रॉमिस करते हैं तो उसके लिए भी विल का इस्तेमाल करते हैं, या हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं यानी किसी चीज़ की पेशकश करते हैं तो तब भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 हमारे पास जो पार्ट है उसमें ए कहता है वी डोंट हैव एनी ब्रेड, हमारे पास कोई रोटी नहीं है। बी कहता है आई नो, मैं जानता हूँ। अब देखिए जब वो कह रहा है मैं जानता हूँ, आई डैश गेट सम फ्रॉम द शॉप, मैं दुकान से कुछ लूँगा। तो अब यहाँ पे देखें चूँकि वो पहले से जानता है, इसका मतलब है वो पहले से प्लान कर चुका है कि वो दुकान से
कुछ जो है कुछ रोटी जो है वो लेने जाएगा या जा रहा है। तो आप देखिए क्योंकि डिसीजन जो है वो बोलने से पहले हो चुका है तो हम लिखेंगे आई की वजह से एम गोइंग टू, और ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई नो आई एम गोइंग टू गेट, मैं जा रहा हूँ हासिल करने के लिए सम कुछ फ्रॉम द शॉप से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कमोबेश वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क के साथ। ए कहता है वी डोंट हैव एनी ब्रेड, ए पार्ट अभी भी वैसा ही है, हमारे पास कोई रोटी नहीं है। बी अब क्या कहते हैं रियली, वाकई। आई डैश गेट सम फ्रॉम द शॉप देन, फिर मैं दुकान से कुछ लूँगा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डिसीजन जो है वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग लिया जा रहा है। डिसीजन उस वक्त लिया जा रहा है जब बात हो रही है, यहाँ पे प्री प्लान्ड नहीं है, लिहाजा हम इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू अब नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आई नो था जिसने हमें ये समझने में हेल्प दी थी कि जो डिसीजन है वो बोलने से पहले लिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे रियली का लफ्ज़ बता रहा है कि उसको शायद अभी पता चला है कि रोटी नहीं है, लिहाजा वो अभी डिसीजन ले रहा है कि वो दुकान से कुछ लाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई विल, और ये मुकम्मल होगा रियली आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप देन। अब देखें सेंटेंस थर्ड पार्ट देखिए। आ कहता है वाई डू यू नीड टू बोरो माई सूटकेस, आपको मेरा सूटकेस बोरो यानी उधार लेने की ज़रूरत क्यों है। बी कहता है आई डैश विज़िट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ, मैं अगले माह मुल्तान में अपनी अम्मी से मुलाकात करूँगा या करने जा रहा हूँ। अब आप देखें कि डिसीजन हो चुका है, जाना नेक्स्ट मंथ है लेकिन डिसीजन बोलने से पहले हो चुका है, लिहाजा हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू विज़िट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ। डिसीजन बोलने से पहले लिया गया था, लिहाजा हमने एम गोइंग टू लगाया है। अगर डिसीजन बोलते वक्त लिया जाता तो हमने विल लिखना था। अब देखें पार्ट 4। ए कहता है आई एम रियली कोल्ड, वाकई बहुत ठंड है या मुझे बहुत ठंड लग रही है। बी कहता है आई डैश टर्न द हीटर ऑन, अब यहाँ पे देखें कि ठंड लग रही है तो इसका मतलब है कि वो हीटर ऑन करने का डिसीजन बोलने से पहले ले चुका है, तो हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू टर्न द हीटर ऑन, मैं हीटर को ऑन करने जा रहा हूँ या जाऊँगा, काम अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होना है लेकिन प्लान पहले हो चुका है। 5 पे देखिए। ए कहता है आर यू गोइंग टू जमशेद्स वेडिंग टू नाइट, क्या आज रात आप जमशेद की शादी पर जा रहे हैं। बी कहता है येस, जी हाँ। आर यू गोइंग टू, क्या आप भी जा रहे हैं। आई डैश गिव यू अ लिफ्ट, मैं आपको एक लिफ्ट दूँगा या देने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें कि ये उसको ऑफ़र की जा रही है, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर हम किसी से कुछ प्रॉमिस करते हैं या किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं तो वहाँ पे फिर हम विल लिखते हैं। तो ये बन जाएगा आई विल गिव यू अ लिफ्ट, मैं आपको एक लिफ्ट दूंगा। 6th पार्ट देखिए। आर यू बिज़ी टुडे, क्या आज आप मसरूफ़ हैं। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। बी आंसर करता है सॉरी, आई डैश गो टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाऊंगा या जा रहा हूँ। आई हैव बीन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे, मैं तमाम दिन पढ़ने का मंसूबा बनाता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप विल यूज़ करेंगे तो ये आपके डिटर्मिनेशन को शो करेगा कि आप इस चीज़ का पक्का इरादा कर चुके हैं कि आप लाइब्रेरी जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी आई विल गो टू लाइब्रेरी, माफ़ कीजिएगा मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, और यहाँ पे विल डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए है कि मैं लाजमी लाइब्रेरी जाऊंगा। आई हैव बीन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे। 7th पार्ट देखिए। ए वाई आर यू कैरिंग अ हैमर, आप एक हथौड़ा लेकर क्यों जा रहे हैं। बी आंसर करता है आई डैश पुट अप सम पिक्चर्स, मैं कुछ तस्वीरें लगाने जा रहा हूँ या लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखें कि वाई आर यू कैरिंग अ हैमर, तो हैमर जब वो लेकर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो डिसाइड कर चुका है बोलने से पहले कि वो कुछ तस्वीरें लगाने जा रहा है। तो हम यहाँ लगाएंगे आई एम गोइंग टू, और ये कंप्लीट हो गया। आई एम गोइंग टू पुट अप सम पिक्चर्स। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।